क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जिस चीज का आपका सब्री से इंतजार था वो टॉपिक आपके सामने आपके समझ लग गई है और यह लगभग 5-6 दिन से क्लास चल रही है। कितने दिन से भाई साहब? 1 हफ्ते से चल रही है ना दोस्त? तो यहाँ से अपने को देखने को मिला जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट का पूरा पार्ट समाप्त हो गया है। प्रेजेंट का पूरा पार्ट क्या हो गया है दोस्तों? समाप्त हो गया। तो प्रेजेंट से कोई समस्या, कोई परेशानी? तो क्या हम अंदर की तरफ चले पास्ट में? बोलिए इजाजत दीजिए तो हम चले हुजूर साहब। कहाँ चले? पास्ट पर चले। शाबाश। अगर हम आपसे पूछे दोस्त टेंस क्यों पढ़ते हैं, किस लिए पढ़ते हैं, क्या कारण है, तो जवाब आपके यहाँ से क्या आएगा? सर टाइम पता करने के लिए, समय का पता लगाने के लिए हम टेंस का अध्ययन करते हैं, टेंस की पढ़ाई करते हैं। बोलिए टेंस क्यों पढ़ते हैं? तो कहीं अगर टेंस लिखा है तो टेंस का मतलब क्या होगा? टाइम। टेंस का मतलब टाइम। तो अगर हम पूछे टेंस किसे कहते हैं तो जवाब क्या देंगे कि सर जो टेंस होता है ये फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। क्या होता है दोस्तों? फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का रूप होता है। क्या होता है भाई साहब? आपको पता है कि इसमें जो टॉपिक अपना मेन जरिया जो चल रहा है वो वर्ब चल रहा है। क्या चल रहा है भाई साहब? वर्ब के अंदर की टॉपिक की बात कर रहे हैं जो आपके लिए सब्र से इंतजार था। वायस है, नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो चीजें आप जानते हैं वही चीज यहाँ आप सब कुछ चलने वाला है। तो वर्ब को पढ़ लिए बहुत अच्छे से, क्योंकि ये बड़ा योगदान देता है स्पीकिंग में, बोलने में, लिखने में, हर चीजों में। तो आइए बात करें टेंस क्या होता है। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब। ये वर्ब का रूप होता है। क्या होता है दोस्तों? अच्छा ये बताता क्या है? टाइम। ये जो वर्ब का रूप दिखाई दे रहा है, अगर ये टाइम को बता रहा है, क्या बता रहा है दोस्तों? क्योंकि यही वर्ब का रूप ना दोस्तों नाउन के बारे में बताएगा तो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो हम बार बार ये इंडिकेट आपको कर रहे हैं, घुमा फिरा के हमारा एरो का जो सिंबल जा रहा है वह कुल मिला के मतलब आपस में खेल खेल रहे हैं। ये बोल रहा है कि हम ये होते हैं, लेकिन ये बोल रहा है कि अगर हम ये काम करेंगे तो फिर से यही हो जाएंगे। देखिए भाई, ये बोल रहा है कि टेंस का मतलब होता है वर्ब का फॉर्म है, और ये वर्ब का जो फॉर्म है क्या बताता है? समय। और बोलता है समय अगर बताएगा तो फिर मेरी कैटेगरी में आ जाओगे आप यहाँ से। तो एक साइकिल बन गया है, चक्री क्रम चल रहा है। तो आइए अगर टेंस में चले इसके अंतर्गत तो दोस्तों हम लोगों का जो लगेगा 2 टॉपिक एक साथ लगता है, क्योंकि हम लोगों का जो एजुकेशन चल रहा है यहाँ पर रिलेटिविटी चल रहा है, एक दूसरे से कंपैरिजन करते हुए, ताकि हम समझ पाए इसमें और इसमें क्या अंतर है। अगर अंतर नहीं हो तो इसमें क्या लिखेंगे तो इसमें जाएगा तो गलत हो जाएगा, और इसमें लिखेंगे तो अगर इसमें बोल रहे हो लिख रहे हैं इसमें तो क्या गलती होगा, है ना दोस्तों? तो हम यही बात कर रहे हैं कि हम दोनों को एक साथ कंबाइन करते हुए लेकर चल रहे हैं, ताकि आपका दिमाग खुले। ऐसा कहीं ना हो जाए मैं बार बार सो रहा हूं, आपको लग रहा है रहा और रही के हिसाब से अगर हम टेंस पढ़ाएंगे, ता और ते ती के हिसाब से पढ़ाएंगे तो बताओ इससे कितना सही हो सकता है? बस इतने बता दो। जो आपको स्कूलों में टीचर गाइड करते हैं या किसी संस्थान या कोचिंग वोचिंग में आप लोग तो पढ़ते होंगे ना, तो क्या आपको पढ़ाया जाता है? ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, चुका है, चुकी है, समय के साथ रहा है, रही है। याद दिला देते हैं सर पुरानी बातें, है ना? याद नहीं दिलाना चाहिए। अरे भाई बचपना वहीं से पढ़ा है, तभी तो आज फंसते चले गए हम। क्यों फंसते चले गए? इसी का कारण है कि जड़िया, क्योंकि वो गलत तरीका हमें दिया गया है। क्योंकि अगर हम आपसे पूछे AEIOU के अनुसार आर्टिकल लगता है तो बताओ सही है कि गलत है? ये गलत हो, लेकिन बात सही है, लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि अगर हम इसके हिसाब से पढ़ाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे आप। AEIU जो अपने पास AEIOU लिया रहता तो इसके आगे A आएगा या तो N आएगा, सॉरी या तो क्या आएगा? A आएगा या तो क्या आएगा? N आएगा। क्या भाई साहब सही समझ में आ रहा था ना? अगर AEIOU है तो बार बार क्या ठोकते थे? N लगा देते थे। क्या लगाते थे? किताब वाला बोलता है ना
तो अगर हम इसी हिसाब से चले तो n बटे हर जगह आएगा, नहीं आ पाएगा। फंस जाते हैं लड़का लोग, सर हम तो जानते हैं लेकिन आता क्यों नहीं है ऐसा। जैसे यूनिटरी, क्या लिख दिया भाई साहब, यूनिटरी, संगता, संगता बोल दिया तो क्या समझ में आ रहा है आपका, यूनिटरी, अयूनिटरी की यूनिटरी, तो आपने क्यों नहीं बोला इसको एन यूनिटरी। अगर हम यूनिट ही बोल देते हैं, चलो आप तो यूनिट से परिचित हैं, इकाई, पार्ट, पार्ट ना भाई जानते हैं ना, यूनिट का मतलब पार्ट या यूनिट का मतलब इकाई, तो आपको क्या बोलना चाहिए, एन यूनिट बोलना चाहिए, लेकिन एन यूनिट क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम इसके हिसाब से नहीं चल रहे। उसी प्रकार दोस्तों जो अपने पास ये टेंस चल रहा है, हम रूल के हिसाब से अगर पढ़ाएंगे तो आपके दिमाग में जा नहीं पाएगा पहली बात, और याद करोगे। अंग्रेजी में बताए कुछ याद करने की जरूरत है, एक भी पॉइंट याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको बस थोड़ा ही समझना है, घर पे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। कहते हैं कि घर से पढ़कर आइए, घर से पढ़कर आने की भी जरूरत नहीं है आपको, एक बार खाली पढ़ो, यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। घर पर भी अपना दूसरा काम करिए यार, इतना काम वैसे 1.5 घंटे का जो क्लास लगा है डिटेल खुदा लेकर चलते हैं, ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए, दोबारा घर पे पढ़ने की जरूरत ना पड़े। घर पर कुछ और काम करिए, और भी कहीं क्लास अटेंड किए होंगे या कुछ और घर पे काम होगा तो उसको काम करिए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार पढ़ो, और याद भी नहीं करना है कि सर लिखवाए थे क्या क्या पढ़ाए थे याद कर ले, तो याद करोगे, जितना याद करोगे उतना फंसोगे आप। बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं जब से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं कि अंग्रेजी में कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए अब बस हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। तो हम लोगों का जो यह मुद्दा चल रहा है दोस्तों, वह चल रहा है, क्या चल रहा है बताइए जल्दी से। टेंस तो चल ही रहा है, टेंस के अंतर्गत जो हम लोग चला रहे हैं वो क्या है चलने वाला। तो दोस्तों एक तरफ मैंने लगाया पास्ट टेंस, क्या लगा दिया दोस्तों, एक तरफ मैंने लगा दिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और दूसरी तरफ दोस्तों मैंने लगा दिया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक तरफ लगा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और दूसरी तरफ लगा है दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले जो यहां अपने पास लिखा है, ये पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है और पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, ये तो समझाएंगे ही सर, लेकिन पहले इसका मतलब समझो, ये कहता क्या है हमसे, असलियत में इसमें किस टर्म का यूज किया गया है और किसकी वजह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोला जा रहा है और किसकी वजह से पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला जा रहा है ना भाई साहब। कि लिखवा दीजिए हिंदी वाक्य के अंत में या है, ई है, ए है, सॉरी गलत हो जाएगा, या ई ए आए या कुछ भी अपने को जो भाई हिंदी से पहचान मिले यार, इससे भी गड़बड़ हो जाता है, इससे सब कुछ मिल ही नहीं पाता है सिग्नल। अगर आप पढ़े होंगे जिस हिंदी वाक्य के अंत में या ई आए तो बोलिए हम इसी से बोले 4 6 10 ठो, देखिए कितना गलत हो जाता है। क्या भाई साहब बोलिए, वह अभी अभी आया, वह अभी अभी आया, बताइए कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कैसे भाग गया यार, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट भाग गया भाई। जैसे आपको भी इसके पहले नहीं पता था, जो टेंस लड़के नहीं पढ़े थे, किसी दूसरे हिसाब से पढ़े थे, तो हम उनसे पूछ रहे हैं, वह बार बार यहाँ आ रही है, तो बार बार यहाँ आ रही है तो उनको क्या समझ में आ रहा है, ये तो लग रहा अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, क्या भाई साहब यही दिख रहा है ना, ये तो सर कंटिन्यूअस है, लेकिन हम तो बोलते हैं इंडेफिनिट है। ओहो क्या भाई साहब, तो गड़बड़ हो जा रहा था। एक छोटे से उदाहरण के तौर पर समझाते हैं ताकि आपका पहले दिमाग खुले। तो आइए दोस्त यहाँ पे हम बात करते हैं कि इंडेफिनिट। तो सबसे पहले दोनों में ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन क्या है, आप इतने बताइए, दोनों में कॉमन कितना है वो चीज पहले बताइए। तो यहां भी पास्ट टेंस है और यहां भी पास्ट टेंस है, क्या बात समझ में आ रहा है, ये भी पास्ट टेंस है, वो भी पास्ट टेंस है,
मतलब जितना भी है सब पास्ट टेंस ही है। तो दोनों में अंतर क्या है सर? हाँ अंतर है, बता रहे हैं दोस्त। अंतर दिखाई दे रहा होगा दोस्त, यहाँ पर कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ पर, यहाँ इंडिफिनिट लिखा गया है और यहाँ लिखा गया है कंटीन्यूअस। अब इन दोनों में क्या अंतर दिखाई दे रहा है सर? आइए यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि आपको प्रेजेंट इंडिफिनिट समझाया गया है क्या? जब प्रेजेंट इंडिफिनिट समझा दिया गया तो समझो पास्ट इंडिफिनिट भी आ गया है आपको, ठीक है ना? क्योंकि सब एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे है भाई साहब? एक दूसरे से कनेक्ट है, बस आपको कनेक्ट होना है। कैसे ये होता है, कहाँ की बात कर रहे हैं? चले आगे दोस्त। तो अगर हम इंडिफिनिट की बात करें और ये कहाँ को होगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे। इंडिफिनिट का मतलब होता है दोस्तों परमानेंट। क्या होता है दोस्तों? क्या होता है दोस्तों? परमानेंट होगा, या तो दोस्तों क्या होगा? हैबिचुअल होगा। क्या होगा यहाँ पे? हैबिचुअल होगा। कोई हैबिचुअल होगा, या तो दोस्तों क्या होगा? फ्रिक्वेंट होगा। क्या होगा? फ्रिक्वेंट एक्शन होगा। पूरा मिला के बोलो क्या हो गया? परमानेंट एक्शन, हैबिचुअल एक्शन या तो फ्रिक्वेंट एक्शन। परमानेंट का मतलब जो सदैव सच होता था, जो सदैव सच होता था। अगर हम बोले विक्रमादित्य का सिंहासन उज्जैन में था, तो बताइए कौन सी बात है? ये परमानेंट एक्शन है कि नहीं? तो बोलिए भाई साहब। लेकिन कहाँ का परमानेंट? अब तो नहीं है ना। प्रेजेंट में रहेगा तो प्रेजेंट में जाएगा। अब पहले था अब नहीं है, तो फिर हम क्या बोलेंगे उसे? सही बात है गलत बात? तो याद आ रहा है? याद आ रही है? थोड़ा ध्यान दो, याद आती है। हम जानते हैं मैं सुबह में आया हूँ, ताजा ताजा है, तो ध्यान इधर दो थोड़ा। इनको किसके ऊपर? इनके ऊपर। नहीं याद आती बहुत है, रुलाती बहुत है, ठीक है ना? हाँ थोड़ा ध्यान इधर दीजिए, नहीं सब गड़बड़ हो जाएगा उसी की यादें करने में बस। चले आगे दोस्त। तो हम ये समझा रहे थे कि आपको क्या समझ में आया कि जो यमुना नदी के किनारे है अपना ये ताजमहल अभी भी है शायद, तो फिर पास्ट में जा सकता है? नहीं। अभी जो चीजें है तो उसे प्रेजेंट में बोलना पड़ेगा, और जो चीजें पास्ट में था वो परमानेंट वहीं पे था। फिर बताओ ऐसे चीजों को तो परमानेंट ही बोलेंगे ना, पास्ट में बोलेंगे। कहाँ की बात कर रहे हैं हम लोग? पास्ट की बात कर रहे हैं। बस थोड़ा समझिए, इसके साथ कनेक्शन ही बनाना है और कुछ याद करने की जरूरत। बताओ जो चीजें मैंने प्रेजेंट में बताया वही पास्ट में भी बता रहे, कहीं और बता रहे? बताइए जल्दी से। वही चीजें सेम टू सेम की अलग है? बस बशर्ते क्या रह गया है कि यहाँ टाइम की बात है बस हम कर रहे हैं, क्योंकि टेंस बताता क्या है? टाइम। बार बार बोलो, टेंस क्या बताता है? तो टाइम की ही बात तो कर रहे हैं कि कुछ और कर रहे हैं हम? तो ये जो परमानेंट होगा, हैबिचुअल का मतलब आदती। पहले आप दारू पिया करते थे लेकिन अब नहीं पिया करते हैं। क्या भाई साहब? पहले खूब आंख मारा करते थे लेकिन अब आंख मारना खत्म हो गया, क्योंकि वह जज्बात जोश नहीं रह गया है ना दोस्त? अब अगर हम फ्रीक्वेंट एक्शन की बात करें, मतलब जो आदत में लाए, जो बार बार क्रिया होता है उसे कहते हैं फ्रीक्वेंट। क्या कहते हैं भाई साहब? आदती। दोनों लिखा मैंने यहाँ पे। परमानेंट या तो हैबिचुअल हो, या तो हैबिचुअल का मतलब कहते हैं ना आदत, हैबिट। हैबिट का मतलब आदत। हम बार बार स्कूल जाते थे, अब थोड़ी ना जा, तो बड़े हो गए हैं, जाएंगे कहाँ पे? कॉलेज में जाएंगे। स्कूल जाते थे तब जाते थे, अब तो कॉलेज जा रहे हैं। क्या भाई साहब? स्कूल जाते तब जाते थे लेकिन अब कहाँ जा रहे हैं? ठीक है? उन छोटे बच्चियों के साथ लुक्का छिपी खेला करते थे, अब कहाँ खेलते हैं? अब तो बड़े बच्चों के साथ खेलते हैं, है ना? अब बड़े बच्चों के साथ लुक्का छिपी नहीं खेलते हैं, हाँ कुछ और खेलते हैं। आइए यहाँ पे चले, अब तो दूसरा गेम आ गया है। हाँ फ्री फायर आ गया है। फ्री फायर, फ्री फायर सही बोला लड़का, फ्री फायर। और कौन फायर? बस एक का फायर।
चलिए फ्री फायर, फ्री फायर। लड़का समझदार आजकल हो गए, थोड़ा सा इशारा दीजिए भाग जाते हैं कहीं और, इसीलिए हम यहाँ पे डटे रहते हैं, नहीं तो भागा ले जाएंगे कहीं और, हमें भी बड़ा दिक्कत हो जाएगा। आजकल का लड़का लोग बड़े समझदार हो गए हैं। हाँ भाई साहब, वो पेटवा में से रहता है तब कुआं कुआं बोलना शुरू कर देता है, देखते हैं कि नहीं? तो सोचिए बाहर आएगा तो कितना टैलेंट दिखाई देगा। इसलिए आप दीवाने रहते, मस्त रहते छुटका को देखकर। हंसी नहीं आता है छुटका को देखकर? आता है। आइए, वो आपसे ज्यादा जानकार होता है। यहाँ पे चले तो दोस्त हम यहाँ पे समझा पाए आपको कि इंडिफिनिट का मतलब परमानेंट होता ही है, लेकिन कहाँ का परमानेंट, कहाँ का हैबिचुअल, कहाँ का फ्रीक्वेंट आदत। तो लग रहा है ढर्रे पे आ रहा है कि यह टेंस आसान होता है। टेंस में कुछ नहीं पढ़ना, क्या है बताओ? टेंस में कुछ है नहीं है, फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आ क्यों नहीं रहा? क्योंकि वजह है उसका, क्योंकि हमें हिंदी की तरह पढ़ाया गया है और वो फंक्शन नहीं समझाया गया है, कैसे काम करता है। बताओ इसमें हम कोई रूल, कोई पहचान, कोई कुछ और बहुत बड़ा चीज लिखवाए हो? कुछ और बड़ा चीज लिखवा रहे हैं? कुछ नहीं, बस आपके पास सिग्नल यही है, मैं आपको कनेक्ट करना चाहता हूं आपकी घटनाओं से। अगर आप घटनाओं से कनेक्ट हो जाएंगे तो अपने आप ये इंडिफिनिट बोलोगे। किस तरह बोलोगे ये तो आप ही जानेंगे। तो आइए यहाँ पर समझते हैं, फिर चले यहाँ पर। तो दोस्त अगर कंटिन्यूअस का मतलब हम आपको क्या समझा पाए थे? कंटिन्यूअस का मतलब बस आपको यही समझाए थे दोस्त कि जहां भी कंटिन्यूअस दिखाई दे इसका मतलब होता है टेम्पोररी। कैसा भाई साहब? कैसा कैसा? टेम्पोररी का क्या मतलब होता है ये बताइए? टेम्पोररी का मतलब होता है कि वह काम जारी हो चल रहा है, जिस समय हम बात कर रहे हैं या जिस समय कर रहे थे वह काम जारी था। क्या भाई साहब? यह काम जारी है। बस अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो काम जारी है, तो काम जारी है, लेकिन ये जाके रुकेगा कहीं ना कहीं। क्या होगा यहाँ पे? देखो गाड़ी जा रही है ना, गाड़ी जा रही है, आगे जाके रुकेगी। हम ये जाते वक्त इस एक्शन को बोल रहे हैं, ये घटना हो रही है तब की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? अगर आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो बताओ क्या समझ में आ रहा है? ये घटना हो रही है कि नहीं, जारी है कि नहीं जारी है? अगर हम बोल रहे हैं आपको पढ़ा रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? ये घटना जारी है या नहीं जारी है? ये जारी है तो कुछ ना कुछ टाइम बाद जाकर ये क्या होगा? क्लोज होगा। ऐसे ही एक्शन को बोलते हैं टेम्पोररी एक्शन, काम जो जारी है। अगर हम आपसे बोले दोस्त कि सूर्य घूम रही है, क्या भाई साहब सूर्य घूम रहे हैं तो क्या समझ में आ रहा है? ये भी तो काम जारी है कि रुका है? लेकिन इसको परमानेंट आपने क्यों बोल दिया? ये कंटिन्यूअस क्यों नहीं बोला? बताइए भाई साहब। ये रुकेगा ही नहीं। आपको पता है 1-2 सेकंड के लिए सोचता लेते हैं क्या सूर्य देवता? हो सकता है ज्यादा गर्मी हो जाए जिस दिन, उस दिन 2 सेकंड सोचता ले, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वही चीज है, तो रुकने वाला जो चीज ना हो वो जाके कुछ टाइम बाद रुके तो यहाँ पे जाएगा। नहीं रुकने वाला हो तो अगर हम बोले 10 और 10 20 हो रहे हैं तो बताइए गलत है या सही है? सही है ना? सूर्य पूरब से निकल रहे हैं। हिंदी तो समझ में आ रहा है कि सही बोलने में लग रहा है, लेकिन टेंस इंग्लिश में कहां भागेगा? इंडिफिनिट में भागेगा। कहां भागेगा? अब पास्ट में नहीं, क्योंकि सूर्य पूरब से निकल रहे हैं तो पहले निकलते थे, अब नहीं निकल रहे हैं। तो भैया आज आपके सामने जो हो रही है वो पहले भी था, अभी भी है, तो फिर उसको हम कहाँ बोलेंगे? प्रेजेंट में। अब जो प्रेजेंट में नहीं है, केवल पास्ट तक सीमित था, तो बताओ कहाँ बोलोगे इसे? कहाँ बोलोगे? पास्ट में। तो आइए यहाँ पे चले। तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है दोस्तों? टेम्पोरेरी एक्शन। क्या होता है? टेम्पोरेरी। किस प्रकार का एक्शन? ये टेम्पोररी एक्शन को बताता है। किस प्रकार का एक्शन को? तो टेम्पोररी एक्शन को। तो अगर हम आपसे पूछें कि दोस्त अब इसको डिफाइन करो आप, तो अगर हम लिखें दोस्तों यहाँ पर तो क्या लिख सकते हैं? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ। बताओ ये टाइम तो बता रहे हैं ना,
यह समय को बताता है। किसके समय को बताता है? नहीं समझ में आ रहा है? इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ परमानेंट और फ्रीक्वेंट एक्शन इन पास्ट टाइम। नहीं समझ में आया आपको? हमने क्या लिख दिया भाई साहब? यह परमानेंट या फ्रीक्वेंट के समय को बताता है पास्ट समय में। पास्ट समय में कहाँ की बात बताता है? यह परमानेंट या फ्रीक्वेंट एक्शन का समय बताता है। समय और कुछ नहीं। अगर आप टेंस से कुछ और पूछने वाले हैं तो कुछ और नहीं मिलेगा, केवल और क्या जानकारी मिलेगा? समय का, कि जो घटना हुआ है वो कहाँ का हुआ है, अभी का हुआ है या जस्ट अभी हो रहा है या पीछे का हो रहा था या पीछे का हुआ है या अभी होने वाला है या अभी ऐसा करने वाले हैं अभी अभी। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमें क्या बताएगा? समय बताएगा, केवल और केवल। अगर हम बात करें पास्ट कंटिन्यूअस बताइए किसे कहते हैं, तो क्या जवाब देंगे दोस्तों? तो इट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ any temporary action in past time। बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है दोस्त? आ रहा है कुछ? हम कहते हैं जिसको थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, जिसको कुछ आता है, तो समझो कुछ में ही तो दुनिया बदलती है ना दोस्त। सही बात गलत बात? दरवाजा बंद करते हैं तो कुछ तो बचता है, नहीं तो बंद नहीं होता। रे भाई क्या हिमांशु से? सही बात गलत बात? रिंच से जब कसाई करते हैं या किसी भी चीज को, तो थोड़ा सा ही तो बचता है। थोड़ा सा भी कसने से क्या हो जाता है? हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। कभी साइकिल का ब्रेक देखा है, 4 व्हीलर का ब्रेक देखा है? कितना बचता है? तो बताओ दुनिया में सब कुछ कितने में होने वाला है? तो आपको थोड़ा थोड़ा आ रहा है? थोड़ा थोड़ा में तो प्यार होता है भाई, होता है। थोड़ा थोड़ा में प्यार, थोड़ा थोड़ा में नैन मटक्का हो जाता है। तो बड़ा सावधानी हटी तो सावधान रहकर, क्योंकि थोड़ा थोड़ा में सब कुछ है। ठीक है ना? तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है ना आपको? बस समझो कि सब कुछ आ रहा है। अब थोड़ा थोड़ा ही नहीं आएगा, ज्यादा आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि जिसको ज्यादा आता है ना, समझो उसी को नहीं आ रहा है, और जिसको थोड़ा थोड़ा आ रहा है उसी को सब कुछ आ रहा है। ठीक है? तो बताइए, थोड़ा थोड़ा आ रहा है? चलो भाई आगे चलते हैं। अब आते हैं इसके थोड़े से स्ट्रक्चर की ओर। कैसे स्ट्रक्चर का आप प्रतिपालन करेंगे सर? यहाँ पर कैसे करेंगे आप? दिखाइए, थोड़ा बताइए हमें भी, हम भी समझे। तो ये नोट डाउन हो गया होगा दोस्त, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा समझाने में। इतने तक ही हमारा स्टॉपिंग, क्योंकि दूर तक अब बैठे हैं तो लिखने में क्या हो जाएगा? नीचे दिक्कत हो जाएगा। तो नोट डाउन करिए। कहीं हम अलग से लिखे हैं क्या? तो यहाँ से जो समझाए वही चीज तो लिखे है ना यहाँ पे। ठीक है, अच्छा तो इरेज किया जाए दोस्त अब। ठीक है, इरेज किया जाए और आइए आगे की तरफ चलते हैं दोस्त। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। पढ़ाई एक से होती है, हजारों से नहीं दोस्त, हजारों से नहीं। तो आइए समझते हैं यहाँ पर। ठीक है ना? जितने ज्यादा लोगों से पढ़ाई उतने ज्यादा कंफ्यूजन, आइए समझते हैं इस बात को, बात में डिटेल बताएंगे अभी। तो बढ़िया चीज है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि सर लग रहा है फंडा मोड़ लिए है क्या? अरे फंडा नहीं मोड़ते हैं यार, यहाँ पर समझाने के लिए आए हैं कि चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। अपना शायर बोलने आए हैं, यहाँ आ जाओ।
चले आगे। तो दोस्त यहाँ पे सबसे पहला जो काम है कि जो लक्षण दिखाई देता है पास्ट इंडेफिनिट का, वह होता है V2। क्या होता है दोस्त? क्या होता है? क्या होता है? वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। टाइप से नहीं पूछ रहे हैं, कितनी फॉर्म होते हैं? कौन कौन से? B1, B2, B3, B4, B5, B। जैसे अगर हम बोले प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, तो आपको ये तो पता है नॉर्मल में, इसलिए नॉर्मल शब्दों को उठाते हैं ताकि आप बोल सके यहाँ पे। ठीक है ना दोस्त? तो आइए, अगर हम V2 बोल रहे हैं, ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है यहाँ पे? अगर सेकेंड फॉर्म दिखाई देता है तो ये कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट। बोलिए सही बात गलत बात? तो लेकिन ये जो बनेगा V2, ये बनेगा दोस्त मेन वर्ब। क्या बनेगा? बोलो क्या बनेगा? मेन वर्ब बनेगा कि नहीं? हम बोल रहे हैं आपसे कि जो ये V2 है ये बन जाए मेन वर्ब, तो ये कहलाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? क्लियर? तो आइए समझते हैं कि V2 कौन कौन बनेगा, है ना भाई साहब? अगर हम आपसे बोले दोस्तों, आपको पता है कि ये वाज जो है और ये जो वर है ये V2 है या नहीं है या नहीं है? पहले ये बताओ, वाज और वर जो है ये V2 है कि नहीं? हम देखो बस वही 3 वर्ब आपको लिखवाए होंगे, 3 ही वर्ब समझाए, उसी 3 वर्ब का माध्यम हम लेते हैं और कोई है या नहीं है, और 3 से हमने 14 बना दिया। अरे 14 बनाया क्या? 5 तीनों का फॉर्म लिख दिया। फिर बताओ इसमें बहुत बड़ी बात हो गया क्या? एक इसका फॉर्म है, ये बताओ जल्दी से। बी का सेकंड फॉर्म है कि नहीं है? चलो बी का पूरा फॉर्म बोलिए आप लोग। अगर हम बी बी हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, और बोलिए बीन हो गया, और क्या हो गया? बींग हो गया, और क्या होता है? इज, एम, आर हो गया। अगर हम आपको अगला बोले, क्या बताए थे? हैव हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया, हेड हो गया, और क्या हो गया? हैविंग हो गया, और क्या हो गया? हैज हो गया, और हमने बोला था डू हो गया, डिड हो गया, डन हो गया। बोलिए कहीं अलग से है? और क्या हो गया? इसमें जो इसका फॉर्म नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनता इसलिए नहीं लिखा मैंने। ठीक है ना? तो देखो 5, 5, 10 और 4, 14। 5 इधर, 5 इधर, 4 इधर, तो टोटल बताओ हेल्पिंग वर्ब कितने बनेंगे? लेकिन जब यही मेन वर्ब भी हो सकता है और यही, लेकिन अब समझना है कब ये मेन वर्ब होता है और कब क्या होता है या हेल्पिंग वर्ब। तो मैं कहीं से और लिखा, देखो ये V1 है और यह V2 या V3 या V4 और यह क्या है। तो अभी आपको भले नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब जान जाओगे। तो बताओ ये वाज ओवर सेकेंड फॉर्म है कि नहीं? हम बोले थे ये सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट में लेके जाता है। कहाँ पे ले जाता है? इसका मतलब परफेक्ट में ले जाएगा। कोई भी एक्शन को जो कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है ना भाई साहब, कंप्लीटेड एक्शन को जो दिखाए, और इसे कंटिन्यूअस में बोलते हैं। ये टेम्पोररी में यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है? और ये बताओ, यह यस फॉर्म के नाम से जाना जाता है। और जबकि इसे बोलिए, इसे हम लोग जो बोलते हैं ये प्रेजेंट होता है, ये भी और ये भी। जब क्या बनेगा? फंक्शन के अनुसार होगा तब, नहीं तो यही हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आइए दोस्त, चले आगे ना। तो हम बोल रहे हैं ये वाज ओवर सेकेंड फॉर्म है, क्या बनेगा ये? इसके बाद बताओ क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? क्यों कॉम्प्लीमेंट आएगा बता दो? क्योंकि ये बनेगा लिंकिंग वर्ब, क्योंकि ये बनेगा, क्या बनेगा? क्या बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट क्या है? कौन बताएगा ऐसा? यह बताएगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो ये कनेक्ट करता है सब्जेक्ट टू कॉम्प्लीमेंट। किससे कनेक्ट करता है यह?
तो ये सबसे बड़ा खासियत अपना रख दे रहा है, बहुत ज्यादा नहीं है थोड़ा सा सब, लेकिन ये घुमा फिरा के इधर से उधर घुमा फिरा के फिर से यही खड़ा हो गया और फिर से खड़ा हो गया, तो समझ में नहीं आ रहा है। यही दोस्त हेल्पिंग वर्ब भी बनेगा और यही मेन वर्ब भी बनेगा। तो जब ये मेन वर्ब बनेगा तो इसके बाद आएगा, जब ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब इसके बाद आएगा मेन वर्ब। ध्यान से समझने का प्रयास करिए, थोड़ा सा ही पढ़ाई में है दम, थोड़ा सा ज्यादा है कि थोड़ा सा है, और थोड़ा सा भी लापरवाही अगर कर रहे हैं दोस्त तो फिर समझ में नहीं आएगा, पकड़ में नहीं आएगा। एक पुड़िया की दवा है जो इधर भी नाच रही है उधर भी नाच रही है। और दूसरी बात करें दोस्तों, हैड दिखाई दे रहा है, बताइए जल्दी से, ये हैड सेकेंड फॉर्म है या नहीं है? हैड सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है? ये क्या बताएगा कि सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या है ये नहीं बताएगा, ये बताएगा भैया यहाँ पे था, यहाँ है, यहाँ। तो ये क्या बताएगा, सब्जेक्ट के पास क्या था, और ये सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या था। सब्जेक्ट के, मेरे पास 2 कार थी, बंगला थी, मैं डॉक्टर था, तो मैं डॉक्टर था, मेरे पास 2 बिल्ली थी। तो बोलोगे यार, तो बोलोगे, पहले फंक्शन तो समझो, समझी में नहीं आता है, दोनों में लफड़ा क्या लग गया है यार। सब्जेक्ट क्या था ये बोला, स्टेट को बता रहे, स्टेट मतलब अवस्था, सब्जेक्ट की अवस्था बता रहे, वो क्या था, समझ में आ रहा है ना। और जबकि ये क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के पास क्या था, सब्जेक्ट के पास क्या तो ये पोसेशन को बता रहा है, क्या बता रहा है भाई साहब, तो ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। और ये स्टेट ऑफ, स्टेट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, कौन कौन से, स्टेट ऑफ बीइंग होते हैं और स्टेट ऑफ पोजीशन होते हैं। अच्छे से पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो ध्यान देना, चैनल इतने ज्यादा है ना, तो कोई सब उल्टा पुल्टा लेके चल रहे हैं, कोई 2 पार्ट पढ़ा रहा है तो कोई 3 पार्ट लेके चल रहा है, तो कोई एक उधर का जोड़ दे रहा है, कोई एक उधर का मेल नहीं बना पाते हैं, फंक्शन नहीं पता है तो जोड़ेंगे कैसे ठीक से, उल्टा पुल्टा पढ़ा के सब एकदम वाट लगा दे रहे हैं। और आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि सर हिंदी तो लिखवा ही नहीं रहे हैं, कैसे याद होगा यही ना, क्योंकि आप हिंदी से आए हैं और हम पढ़ा रहे हैं टोटल इंग्लिश में, क्या भाई साहब, अरे समझा तो रहे हिंदी में ना, तो समझा रहे हिंदी में, तो बात इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश को इंग्लिश की तरह लिखिए, धीरे धीरे मस्तिष्क चेंज होगा आपका, ठीक है ना। तो अगर हम बोले इसके बाद बताओ क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर इसके बाद आंख बंद करके ऑब्जेक्ट आएगा। क्यों ऑब्जेक्ट आएगा बताओ जल्दी से, क्योंकि स्टेट इस सब्जेक्ट के पास क्या था ये अवस्था को दर्शाता नहीं है, किसको दर्शाता है, या पोजीशन को दर्शाता है कि सब्जेक्ट के पास क्या था। तो ये पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन बता रहा है, ठीक है ना। और बताइए अपने पास ये दिखाई दे रहा है सेकेंड फॉर्म, देखो यहाँ से सब ये सेकेंड फॉर्म है कि नहीं है ना दोस्त। तो डीड अगर ये बनेगा मेन वर्ब, क्या बनेगा दोस्तों, जब ये मेन वर्ब बनेगा तो सबको पता है इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, क्या आएगा दोस्त, इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, और यह होता है एक्शन वर्ब। क्या होता है भाई साहब, तो बताइए क्या बता रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ की सब्जेक्ट क्या था, ये स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। कहाँ का बताएगा स्टेट ऑफ बीइंग, पास्ट का बताएगा कि सब्जेक्ट क्या था, सब्जेक्ट क्या था, और ये बताएगा स्टेट ऑफ पोजीशन, क्या बताएगा, ये बताएगा स्टेट ऑफ POSSESSION, स्टेट ऑफ पोसेशन बता रहा है कि सब्जेक्ट के पास क्या था। पोसेशन माने अधिकार होता है भाई, उस अधिकार का मतलब जैसे आपके बस में वो आपका रहेगा, आपका मालिकाना है, ठीक है ना, जिसे ओनरशिप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से भाई साहब,
ओनरशिप भी बोल सकते हो। ओनरशिप माने मालिक, आप उसके मालिक रहेंगे, ठीक है ना। जैसे ये मेरा डस्टर है तो क्या समझ में आ रहा है, ये भाई मेरा है। आप कहेंगे ये मेरा बैग है, ये मेरा पेन है, ये सड़क हम लोगों का है, मेरा नहीं बोल सकते हैं आप। ये सड़क हम लोग, अब जो सामाजिक उसे हम लोगों का बोलना पड़ेगा, क्या भाई साहब। और वह घर मेरा है तो समझ में आ रहा है कि हाँ आपका है, ये है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। ये शर्ट मेरा, ये बहन मेरी है, सबका थोड़ी ना बहन है। हाँ समझ में आ रहा है, आपका प्योर है, बाकी सबका तो भाई सगोतरा में है, ठीक है ना। बाकी सबका सगोतरा में बहन है। हाँ ठीक है, आगे चले। क्या छोटू बोल नहीं रहा है, याद आ रही है, चले आगे। छोटू भैया छोट कर पगड़िया बना आवा इधर। तो हम आपको ये समझा रहे हैं, और ये क्या बता रहा है दोस्त, ये एक्शन को बता रहा है। और जो ये एक्शन जो बता रहा है, एक्शन भी दो टाइप्स के होते हैं, एक हैपनिंग नेचर का होता है और एक डूइंग नेचर का होता है। तो एक डूइंग नेचर का होता है दोस्तों, और एक होता है हैपनिंग नेचर का। किस नेचर का, हैपनिंग नेचर का होता है। हैपनिंग नेचर होगा तो नो ऑब्जेक्ट, और डूइंग नेचर का होगा ट्रांजिटिव होगा तो ऑब्जेक्ट। और ये ट्रांजिटिव बना इसलिए लिखा गया है ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक। तो जब यहाँ तक समस्या नहीं आया है तो बात थोड़ा यहाँ पे करें। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अपने पास ये जो दिखाई दे रहा है, यही दोस्त जो अपने पास है यहाँ पे है, ये वाज और वर, अगर ये बन जाए हेल्पिंग वर्ब, देखिएगा आपका यहाँ पे अभी मेन वर्ब था तो ये हो गया है ना दोस्त। अगर यही बन जाए अपने पास ये हेल्पिंग वर्ब, क्या बन जाए दोस्त, तो वाज वर ये बन जा रहा है दोस्तों हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जा रही है, और प्लस B4 आ रहा है मेन वर्ब। बताइए नहीं समझ में आ रहा है ना। हम बोल रहे हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब, इट इज यूज्ड एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज यूज्ड टू एज मेन वर्ब। किस रूप में दोस्तों, मेन वर्ब। अगर यह मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है और ये हो रहा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यह कहलाता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। बात नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा होगा, है ना। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर इतना ही था। लेकिन अगर हम जैसे नेगेटिव में आते हैं तो ये वाज नॉट वर नॉट हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में आते हैं तो भी इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है सब पढ़ाएंगे, लेकिन एक स्ट्रक्चर यहीं का फॉलो होगा, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत है। अगर हम बोले अगर इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो अपने पास जो ये वर्ड दिखाई दे रहा है, ये वाला जो वर्ड दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो नेगेटिव शब्द में तो ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होगा, तब ये मेन वर्ब नहीं कहलाएगा, तब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद एक ही सिद्धांत होता है कि क्या आता है, मेन वर्ब। क्या आता है भाई साहब, हेल्पिंग वर्ब के बाद बताओ क्या आता है। तो आपको तो मेन वर्ब लिखना पड़ेगा फिर ना। तो वही बात है कि यहाँ पर अगर नेगेटिव अगर इंट्रोगेटिव की बात कर दे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात कर दे, तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में जो होगा अपने पास डीड क्या हो जाएगा दोस्तों, एज अ हेल्पिंग वर्ब और प्लस मेन वर्ब आएगा। और जो मेन वर्ब होगा वो V1 के रूप में होगा। किस रूप में होगा दोस्त, V1 के रूप में होगा। डीड अपना बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब। क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब और यह बन जाएगा मेन वर्ब। और कुछ जरूरत ही नहीं है समझने का, इसमें बोलते बोलते अपने आप ये आ जाएगा डर्रे पर। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार बस केवल समझना है। तो बोलिए यहाँ तक किसी को कोई समस्या, पूरी कहानी समाप्त हो गई है पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की। जितना समझाना था उतना समझा दिए हैं। यदि जो आपका प्रॉब्लम है उसको बोलिए बस, ठीक है ना। तो इतने पर टाइम ओवर हो गया, इसका घंटी समाप्त हो गया है। हाँ, दूसरी घंटी लगना चाहिए।